हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में। ये आयोजित हुआ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और इस आयोजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। लेकिन केवल ये घटनाक्रम अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे जुड़े हुए कई सारे पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। आज की चर्चा में हम लोग इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो आपके लिए जानकारी के ख्याल से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और साथ ही सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सवाल बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो आपके लिए यह चर्चा उपयोगी हो जाए। मेरा यह भी विश्वास है कि इस चर्चा के माध्यम से आप इस लायक हो सकेंगे कि बिम्स्टेक को लेकर के या फिर इससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं को लेकर के कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, चाहे वो प्री ओरिएंटेड हो या फिर मेंस ओरिएंटेड, आप इसका बखूबी उत्तर देने की स्थिति में हो सकते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामने मैंने पैनल पर महत्वपूर्ण खबर को मेंशन किया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के पहले जो डिनर का आयोजन किया गया, रात्रि भोज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ में बैठ करके रात्रि भोज का आनंद लिया। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो गई, ये बात इसलिए हेडलाइन में आ गई, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले मोहम्मद यूनुस साहब ने चीन का दौरा किया था और वहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर के ऐसी बयानबाजी कर दी थी, जिसको लेकर भारत में अलग अलग स्तरों पर सवालिया निशान लगने लगे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना, ये तो लैंड लॉक्ड है, भू आबद्ध है, इसलिए हे चीन, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हमारे साथ में आप आइए और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आप अपना प्रभाव प्रसारित कीजिए, विस्तारित कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आपका तहे दिल से स्वागत कर सकता है। अब आप समझिए कि इस तरीके की यदि बयानबाजी एक ऐसे देश में जाकर के की जा रही है, जिसका भारत के साथ में वर्तमान में 36 का आंकड़ा अक्सर हाँ देखा जाता रहा है, तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश की जो वर्तमान में कूटनीतिक संबंध की स्थितियां हैं, ये कितनी अधिक दुरुस्त मानी जा सकती हैं। इन ऊहापोह की स्थितियों में, इन कशमकश की स्थितियों में जब ये जो हेडलाइन है निकल कर सामने आता है, तो इसमें कई सारे बातें भी आपको समझने और जानने की ज़रूरत हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? और यही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मज़ा, यही है इंटरनेशनल रिलेशन का जो कूटनीतिक पहलू है, जो इसका कूटनीतिक आनंद है, वो इसी से आप समझ पाते हैं कि कभी एक देश किसी दूसरे देश के साथ किस तरीके से पेश आता है और कभी वही देश किसी तीसरे देश के साथ किस तरीके से पेश आता है। दोस्तों, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के माध्यम से हम लोग न केवल ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने इस शिखर सम्मेलन में 21 बिंदु को दर्शाया है, और इसके बारे में भी हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हालिया समय में किस प्रकार जो बिम्स्टेक है वो एक अन्य क्षेत्रीय संगठन सार्क के मुकाबले कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ तक कि यूपीएससी के द्वारा IAS मेंस में इस पॉइंट को लेकर के एक बार सवाल भी पूछा गया था। हम लोग उस सवाल को भी देखेंगे और इससे जो जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी पड़ताल भी करेंगे। मैंने यहाँ पर जो दूसरी हेडलाइन है उसी के कंटेक्स्ट में मेंशन की हुई है, जो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद यूनुस साहब ने चीन में जाकर के नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट में जो बयानबाजी की, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो IAS मेंस में सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको संकेत किया, उसमें 2022 में ये सवाल पूछा गया था कि आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की एक तरह से समानांतर संगठन के तौर पर काम कर रहा है? इन दोनों के बीच में क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं?
150 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना था और 10 मार्क्स का ये सवाल पूछा गया था। समझिएगा, बीते कुछ समय से सार्क की जो स्थिति है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है, उसकी स्थिति बहुत अधिक नाजुक होती गई है। और ऐसे में बिम्स्टेक का जो प्रभाव है, जो इसका रुतबा है, लगातार बढ़ता गया है। और हाल के समय में जबकि छठे शिखर सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री ने शिरकत की, वैसे में इसका जो महत्व है और अधिक निखर करके सामने आ रहा है। इन सभी पहलुओं पर दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चर्चा के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं उनसे रूबरू करवा दूं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे जो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 21 सूत्री प्लान दिया गया है बिम्स्टेक के कंटेक्स्ट में, उसके बारे में ब्रीफ में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हालिया समय में तनाव की स्थितियां देखी गई हैं वो क्या कुछ कहती हैं, और देन आफ्टर हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत के लिए बिम्स्टेक का जो महत्व है वो क्या कुछ कहता है। गेटिंग माय पॉइंट? इन 3 महत्वपूर्ण डायमेंशंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीएस को बहुत ही शानदार जानदार तरीके से तैयार करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 33,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप एमआरपी यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, पीआरपी यानी कि प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम, साथ ही मेंटरशिप की सुविधा, इसके अलावा आप इस कोर्स के माध्यम से लाइव ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से आप केवल पढ़ाई ही नहीं करेंगे बल्कि आपको नियमित तौर पर टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और यदि आप मंथली आयोजित होने वाले मासिक परीक्षा में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपये की राशि इनाम स्वरूप भी दी जाएगी उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए। तो ये सारी सुविधाएं इस बैच के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही हैं। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स के बारे में, अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से आप जब क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जो भी तमाम जानकारियां हैं आपको आसानी से मिल जाएंगी। देन आफ्टर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स के बारे में और विस्तार से यदि आपको चाहिए जानकारी या फिर कोई भी आपके पास में डाउट है तो आप मुझसे मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। dilip.kumar@studyiq.com, dilip.kumar@studyiq.com, इस मेल आईडी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी इस बैच को लेकर के। अब जल्दी से हम लोग आगे की गतिविधियों के बारे में बातचीत करें। दोस्तों, संपूर्ण गतिविधि को तो समझेंगे ही, जानेंगे ही, लेकिन जो इस पूरी चर्चा का आधार है, बेस है, उसको समझे बिना आगे बढ़ना अन्याय होगा इस टॉपिक के साथ में। क्यों? क्योंकि बिम्स्टेक को लेकर के भारत की विदेश नीति को आपको समझने की जरूरत है। और जब हम विदेश नीति के स्तर पर बातचीत करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि बिम्स्टेक के माध्यम से भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को महत्व देना चाहता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पहले पड़ोस की नीति, 2014 में इस नीति को शुरू किया गया था। पहले पड़ोस की नीति, इसको महत्व देना चाहता है। इसके अलावा भारत एक्ट ईस्ट नीति यानी कि पूर्व की ओर सक्रियता की नीति को महत्व देना चाहता है। आपने शायद सुना होगा कि जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया, उसके बाद 2014 में नई सरकार जब आई तो इसने इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया। और उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में न केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बल्कि जापान आदि जैसे देशों को भी शामिल किया गया था। और राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक के कंटेक्स्ट में, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें पूर्व की ओर सक्रियता की नीति को बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत इस माध्यम से जो सागर
पॉलिसी है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको भी बहुत अधिक तवज्जो देना चाह रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से जो भी महत्वपूर्ण देश इस बिम्स्टेक में जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सागर के माध्यम से भी भारत के साथ अपने संबंध को और बेहतर बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और इसी कारण से यहां पर जो भारत की विदेश नीति है, इन सभी के माध्यम से बिम्स्टेक के जरिए और अधिक मजबूती के साथ पेश आ रही है। ठीक है ना। तो इन्हीं के आधार पर भारत ने बिम्स्टेक को हाल के समय में और अधिक तवज्जो देना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि भारत के द्वारा हाल के समय में जब इस सम्मेलन में शिरकत की गई तो फिर प्रधानमंत्री महोदय ने 21 सूत्री बातें कह दी। इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, इस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सामने आप पैनल पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये तस्वीर है। 20वीं बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, मंत्री स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया था थाईलैंड में ही 3 अप्रैल को। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड में डिनर का आयोजन किया गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, दोनों साथ साथ में वहां पर दिखे, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की। और यह मुलाकात तब हुई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव की स्थितियां देखी जा रही हैं, और तनाव की बड़ी वजह क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको संकेत किया। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख लें कि लगातार जो बिम्स्टेक मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, बिम्स्टेक का मतलब हुआ कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में मल्टी सेक्टोरल यानी कि बहुपक्षीय स्तर पर तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर बल देना। वर्ष 1997 में इस बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। पहले कुछ ही देश इसमें जुड़े हुए थे, अब और भी कई सारे देश जुड़ करके टोटल वर्तमान में 7 देशों से यह संगठन निर्मित होता है। और इन 7 देशों में जहां एक तरफ भारत के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार आते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एक अन्य महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है, वह भी इससे जुड़ता है। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 देश मिलकर के बिम्स्टेक का निर्माण करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि इसमें से जो म्यांमार और थाईलैंड है, ये दोनों ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत जाने जाते हैं, और बाकी के जो देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी दक्षिण एशियाई देश के अंतर्गत जाने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 देशों का यह समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों का समागम देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र की यदि हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1.73 अरब जनसंख्या है। भाई, 1 अरब से अधिक जनसंख्या तो कुल भारत की ही है कि नहीं। और बाकी जो देश हैं, इन देशों को मिलाकर करके कुल 1.73 अरब जनसंख्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो साझा जीडीपी है इस पार्टिकुलर रीजन का, वो लगभग $5.2 ट्रिलियन के तौर पर दिखता है। इसके अलावा जो वर्तमान अध्यक्ष है बिम्स्टेक का, वो थाईलैंड है। जाहिर सी बात है भाई, वो अध्यक्ष है, इसलिए तो वहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कि नहीं। इसके अलावा यह शिखर सम्मेलन 6ठा शिखर सम्मेलन रहा, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और इसके अलावा जो मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, वो भी हम लोगों ने देखा उस इमेज के माध्यम से। भारत ने पूर्वोत्तर को कनेक्टिविटी हब बनाने पर भी फोकस किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब आप इस लोकेशन को देखते हैं तो यह है भारत का पूर्वोत्तर इलाका, और पूर्वोत्तर इलाके को महत्व देते हुए जो ये पार्टिकुलर रीजन है वो अपने आप में भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि इस पार्टिकुलर क्षेत्र के माध्यम से यदि इस क्षेत्र में भारत अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो न केवल भारत का संपर्क इन क्षेत्रों से हो सकता है, बल्कि ये जो भारत का पूर्वोत्तर इलाका है, ये संवेदनशीलता की स्थिति से जो हाल के समय में गुजरता रहा है, इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। और जब बांग्लादेश के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, बांग्लादेश के द्वारा जो बेबुनियाद बातें कही गई कि ये लैंड लॉक्ड एरिया है, इसको लेकर करके कोई चिंता वाली बात नहीं है, आइए चीन आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ तक कहा कि सावधान,
जो ये नॉर्थ ईस्ट है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन में यानी कि बिम्स्टेक में एक हृदय की तरह काम करता है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारत के इस पूर्वोत्तर क्षेत्र को यहां पर महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बिम्स्टेक सहयोग की 21 सूत्रीय कार्य योजना की दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों की चर्चा की गई है। सामने आप पैनल पर देख पा रहे हैं, छठे बिम्स्टेक समिट में जो भी इस सातों देश के महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि हैं इन सभी ने शिरकत की है। व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और संस्कृति पर भी फोकस किया गया है। युवाओं को नेतृत्व देने की बात कही गई है और साथ ही आपदा प्रबंधन में सामूहिक प्रयास की जरूरत पर बल दिया गया है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन के कंटेक्स्ट में तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड वाले क्षेत्र में भूकंप की स्थिति देखी गई। भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा जैसे महत्वपूर्ण सहायता अभियान भी चलाए गए और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि म्यांमार थाईलैंड भूकंप से सबक लेकर के हमें साझा योजना पर काम करना चाहिए। इसके अलावा आपदा राहत और प्रबंधन में हमें एकजुटता दिखाने की भी जरूरत है। वहीं अंतरिक्ष और सुरक्षा के स्तर पर भी प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि देखिए हमें आपस में मिलकर के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और इसके संदर्भ में हमें नैनो सैटेलाइट के विकास और उनके अनुप्रयोग को लेकर करके काम करना चाहिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर भी हम सभी को मिलकर करके काम करना चाहिए। वहीं तीसरी तरफ उन्होंने क्षमता निर्माण के स्तर पर भी जोर देकर के कहा कि सभी देश एक दूसरे से सीखें और साथ में मिलकर करके विकास करें तो इस क्षेत्र का और अधिक बेहतर तरीके से बिम्स्टेक को क्षमता निर्माण का मॉडल बनाने की भी बात कही गई है। ठीक है जी। इसके अलावा युवाओं और संस्कृति की भूमिका के मद्देनजर भी उन्होंने कहा कि युवाओं को बिम्स्टेक की प्रगति में अगुवा बनाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर समूह को जोड़ने की बात प्रधानमंत्री महोदय ने की है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी के बारे में और क्या क्या चीजें प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कही गई हैं आगे भी मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। इसके साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देने के कंटेक्स्ट में उन्होंने जोर देकर के कहा कि बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ाना चाहिए। साथ ही जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता है इसे और अधिक बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाए जाने की जरूरत है। तकनीकी सहयोग के माध्यम से भी इस क्षेत्र में जो व्यवस्था है इसे और अधिक आसान की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई है इसके साथ बिम्स्टेक देशों को जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बोधि को लेकर के भी अपना पक्ष रखा है। बोधि का मतलब क्या है? बिम्स्टेक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इनिशिएटिव है ना, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। ठीक है ना। इस कंटेक्स्ट में भी उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम यदि मिल कर करके काम करें तो मानव संसाधन के स्तर पर भी और बेहतर से बेहतर विकल्प तलाशे जा सकते हैं और इसी के कंटेक्स्ट में इस बोधि को लेकर करके उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसके अलावा बिम्स्टेक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की भी बात कही गई है और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय एवं वन अनुसंधान संस्थान में हम इन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना पर भी काम करने को तैयार हैं। छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव
देने का प्रस्ताव उन्होंने किया है। इसके अलावा बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट का भी प्रस्ताव उन्होंने रखा है कि भाई जो युवा हैं उनको और अधिक प्रोत्साहित किया जाए और अधिक बेहतर तरीके से यदि हम हर स्तर पर उनके योगदान को महत्व दें तो और आसानी से और सहज तरीके से बिम्स्टेक देशों के जो युवा हैं वो मिलजुल कर करके कोई और बेहतर विकल्प की तलाश कर सकते हैं अपने जीवन के बेहतर निर्माण में और साथ ही हमारे संपूर्ण क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले भी बातचीत की कि युवाओं और संस्कृति की भूमिका को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है। युवाओं को बिम्स्टेक की प्रगति में अगुवा बनाने की बात उन्होंने कही है ना। तो यहाँ इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यंग लीडर्स समिट को लेकर के उन्होंने अपना प्रपोजल दिया। इसके अलावा उन्होंने 2027 में बिम्स्टेक गेम्स को लेकर के भी प्रपोजल दिया है कि हम भारत में इसका आयोजन करवाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ ही बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में भी उन्होंने प्रस्ताव दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने शुरू में बताया भी कि किस तरीके से आपदा प्रबंधन को लेकर के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा भी था कि आपदा राहत और प्रबंधन में हमें एकजुटता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए और इसी के मद्देनजर ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट है इसकी भूमिका देखी जा सकती है। इसके अलावा बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव को लेकर के भी उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है। साथ ही सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर की स्थापना को लेकर के भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि इसके माध्यम से जो समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा है या फिर जो परिवहन की गतिविधियां हैं, समुद्री संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल है, इसे और बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सकता है और इस रिगार्डिंग ये जो केंद्र है अपनी भूमिका निभा सकता है। इन सभी के मद्देनजर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा अब हम लोग यदि बात करें कि भाई जो भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के कारण रहे वो क्या कुछ रहे, ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई उन्होंने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण बातें कही वो क्या क्या थी, किस कंटेक्स्ट में कही। इसके अलावा जो दूसरा एंगल है इस चर्चा का उसमें बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट में हिंसा की स्थितियां देखी गई, इसके बाद तनाव की स्थिति पनपी और जिस हिसाब से साल 2024 में शेख हसीना को पद से हटा कर करके और देन वहां पर चीफ एडवाइजर के तौर पर मोहम्मद यूनुस साहब की नियुक्ति होती है। शेख हसीना जी को भारत के द्वारा शरण दिया जाता है और देन आफ्टर भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव का सिलसिला शुरू होता है और वो जो सिलसिला है आज तक जारी रहा है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश का विरोधी देशों के पाले में जाने से दोनों देशों के बीच में संबंधों में जो खटास है वो और बढ़ा है। मैंने आपको शुरू में भी संकेत किया ना कि भाई बांग्लादेश आज के समय में चीन के साथ गलबहियां कर रहा है, उससे हैंडशेक कर रहा है और चीन के साथ भारत की क्या स्थिति है, 36 के आंकड़े की स्थिति है। हमेशा कुछ ना कुछ खटपट होते ही रहता है और ऐसे में जब वो चीन को आमंत्रित कर रहा है कि नहीं नहीं आप आइए, इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में हम ही तो एक केवल बेदाज बादशाह हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है भारत का वो तो लैंड लॉक्ड है, भू आबद्ध है, इसका क्या ही अस्तित्व है। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बांग्लादेश ने बैठक का अनुरोध किया था पर भारत ने समय नहीं दिया इस कंटेक्स्ट में और देन आफ्टर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद यूनुस साहब के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया इसके बारे में हम लोगों ने लगातार चर्चा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ही समुद्री मार्ग का संरक्षक है, चीन के लिए अवसर है इस क्षेत्र में। भारतीय नेताओं के द्वारा इस संदर्भ में आलोचना जाहिर की गई थी, इन सब की चर्चा मैंने की। एस जयशंकर महोदय ने बिम्स्टेक में भारत की कनेक्टिविटी पर जोर दिया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिम्स्टेक सहयोग की 21 सूत्रीय कार्य योजना का प्रस्ताव रखा जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की है। इसके अलावा आगे की जो संभावनाएं हैं इस कंटेक्स्ट में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध के कंटेक्स्ट में वो क्या कहती हैं, मोदी और मोहम्मद यूनुस की अगली मुलाकात की संभावना की पहल की जा रही है कि भाई इन दोनों के बीच में यदि बातचीत हो तो बेहतर कुछ हो सकता है। साथ ही द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने की कोशिश शुरू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर लगातार बिम्स्टेक के माध्यम से जोर दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में आपसी समन्वय को और अधिक आसान और अधिक सरल किया जा सके।
दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसे साझा मंचों के माध्यम से भारत और बांग्लादेश संबंधों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। मतलब ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट बिम्स्टेक जैसे मंच के माध्यम से ही भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे की बातों को समझें, जानें, तो शायद इस मंच की सफलता देखी जा सकती है। इसी कंटेक्स्ट में एक ऑप्टिमिस्टिक जो पहलू है वो यहाँ पर निकल करके सामने आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों बातचीत हम करें सार्क के बारे में। हमने सार्क के बारे में शुरू में भी कहा कि जहाँ एक तरफ बिम्स्टेक की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो सार्क है अब वो एकदम साइडलाइन हो गया है। और उसी को लेकर करके IAS मेंस एग्जामिनेशन में सवाल भी पूछा गया था, है ना। आप चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं UPSC की वेबसाइट पर जाकर के 2022 में या फिर 2015 में इस तरीके से ये सवाल आया भी था। आप उस जो ईयर है वो चेक कर लीजिएगा। तो सार्क के अंतर्गत यदि हम बात करें तो दक्षिण एशिया के 8 देशों के संगठन के तौर पर इसे जाना जाता है। यहाँ पर सामने आप जो भी देश देख रहे हैं ये सभी सार्क का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना, ये सभी सार्क के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा म्यांमार इसमें शामिल नहीं है भाई। म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और सार्क केवल दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 देश सार्क के अंतर्गत शामिल हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। और ये जो संगठन है इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आपसी सहयोग को फोकस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार तनाव क्रिएट किया जाता रहा भारत के अगेंस्ट में, भारत ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि भैया जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें हैं ना, ऐसे में ये जो संगठन है ये सही तरीके से नहीं चल सकता है। और ऐसे में भारत ने धीरे धीरे सार्क से अपनी दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ बिम्स्टेक के साथ में भारत की नज़दीकी भी शुरू हो गई, जिसका अभी हालिया ताज़ा उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं, थाईलैंड के अंतर्गत देख रहे हैं। यदि हम दोनों ही संगठनों के बीच समानता की बात करें तो यहाँ पर 2-3 पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहाँ पहली बात भौगोलिक क्षेत्र में के स्तर पर दिखती है कि दोनों ही दक्षिण एशिया के देशों को जोड़ते हैं। ठीक है, सार्क और बिम्स्टेक दोनों ही दक्षिण एशिया के देशों को जोड़ते हैं। भाई दक्षिण एशियाई देश सार्क में भी हैं और दक्षिण एशियाई देश बिम्स्टेक में भी हैं। क्लियर है। इसके अलावा उद्देश्य के स्तर पर बात करें तो व्यापार के स्तर पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के स्तर पर, शांति स्थापित करने के स्तर पर दोनों ही संगठनों की भूमिका मानी जाती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके अलावा जब हम सदस्यता की बात करें तो भारत, नेपाल, भूटान जैसे देश दोनों ही के सदस्य माने जाते हैं। हमने अभी अभी देख लिया। जब हम लक्ष्य की बात करें तो दोनों ही संगठन क्षेत्रीय एकता और विकास के लिए काम करते हैं। इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम अंतर की बात करें तो सदस्यता के स्तर पर बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं और सार्क में 8 सदस्य हैं। सभी के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। जब हम फोकस एरिया की बात करें तो बिम्स्टेक बेसिकली जो आर्थिक सहयोग और तकनीकी की बात करता है वो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहीं सार्क के अंतर्गत यदि हम बात करें तो गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर करके सार्क की गतिविधियां देखी जाती रही हैं। वहीं जब हम प्रभावशीलता की बात करें तो बिम्स्टेक राजनीतिक तनावों से मुक्त होने के कारण अधिक सफल माना जाता है। सावधानी से समझिएगा कि राजनीतिक तनावों से मुक्त रहा है बिम्स्टेक। हमने बिम्स्टेक में जितने भी देशों के बारे में बातचीत की, इसमें यदि हालिया तनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देशों के बीच में सामान्य तौर पर बेहतर सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच के तनाव को छोड़ दिया जाए तो, जो कि हाल के समय में डेवलप हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे में जो बिम्स्टेक है वो सार्क के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी भूमिका निभा रहा है। अब फिर से एक सवाल आ जाता है कि सर भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या हो सकता है, क्या देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पर यह निकल कर सामने आती है कि सार्क पर भारत की निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की। पाकिस्तान के साथ तनाव लगातार बढ़ा है और ऐसे में सार्क के साथ में जो भारत का संबंध है वो धीरे धीरे ढीला पड़ता गया है।
वहीं दूसरी तरफ व्यापार और निवेश से क्षेत्रीय विकास कहीं अधिक हो सकता है और इस रिगार्डिंग बिम्स्टेक के माध्यम से भारत और बेहतर तरीके से इन देशों के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। इसके अलावा चीन के प्रभाव को कम करने के दृष्टिकोण से भी बिम्स्टेक एक बेहतर माध्यम बन सकता है। ठीक है ना। इस आधार पर जो बिम्स्टेक की भूमिका है वो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की यदि हम बात करें दोस्तों, तो बिम्स्टेक हाल के समय में आर्थिक सहयोग और तकनीकी प्रगति के बेहतर मंच के तौर पर उभरा है। वहीं दूसरी तरफ जब हम सार्क की बात करते हैं तो सामाजिक मुद्दों पर सहयोग तो रहा है, लेकिन जो राजनीतिक चुनौतियां रही हैं उससे कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर करके विचार करने की जरूरत है। वहीं भारत के लिए बिम्स्टेक से क्षेत्रीय नेतृत्व और सुरक्षा और अधिक मजबूत हो सकती है। इस कंटेक्स्ट में भारत हाल के समय में बिम्स्टेक के साथ और अधिक बेहतर और अधिक सकारात्मक रवैये के साथ पेश आ रहा है और अधिक आशावादी दृष्टिकोण के साथ पेश आ रहा है और यही बड़ी वजह है जिसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 21 सूत्री बिम्स्टेक प्लान की बात कही गई। ठीक है ना। इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों आज की चर्चा में हम लोगों ने बातचीत की। इस टॉपिक के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने बिम्स्टेक से संबंधित कई सारे आयामों के बारे में बातचीत की। निश्चित तौर पर इससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी और कभी यदि इसको लेकर के सवाल पूछा जा सकता है तो फिर उसका उत्तर आपको इस टॉपिक के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आसानी से मिल सकता है। ठीक है। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीएस को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से तैयार करें तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और मात्र 33,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिल सकती है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कीजिएगा। उसके माध्यम से इसके फीचर्स के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।